Hello friends, welcome back my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 8th May डेली करंट अफेयर्स. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है M.K. स्टालिन. तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK प्रमुख M.K. स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. 68 वर्षीय स्टालिन 5 बार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M. करुणानिधि के पुत्र हैं. DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 159 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि 118 सीटों के बहुमत से आगे हैं. अकेले पार्टी ने चुनाव में 133 सीटें जीती. 2019 के लोकसभा चुनावों में स्टालिन ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA को नेतृत्व किया, जिसमें से DMK एक संगठक है, जिसने तमिलनाडु की 39 सदस्यीय सीटों में से 38 में जीत हासिल की. अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो उसकी राजधानी जो है वो चेन्नई है और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, कावेरी, वेल्लार, अमरावती, वैगई, पालार, चित्तार आदि, जो कि यहाँ से होकर के गुजरती हैं. अगर हम बात करते हैं न्यायाधीश की, तो वो यहाँ के संजीव बनर्जी हैं. और लोक नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ का भरतनाट्यम, कोमी एंड कोलटम, कावड़ी आदि बहुत फेमस हैं. नेशनल पार्क पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं. तो यहाँ का गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चेन्नई में स्थापित है. मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थापित है. इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी यहीं पर है. क्वेश्चन नंबर 2, तेल और गैस PSU ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है D, बद्रीनाथ धाम. इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, ONGC और तेल सहित भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन शामिल किया है. समझौते ज्ञापन के तहत कुछ भूमिकाएं हैं. ये सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के पहले चरण में 99.60 करोड़ रुपए का योगदान देंगे. चरण में विकास गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे कि नदी तटबंध का काम, सभी इलाकों के वाहनों का रास्ता बनाना, पुलों का निर्माण करना, मौजूदा पुलों का सौंदर्यीकरण, आवास के साथ गुरुकुल सुविधाओं की स्थापना, शौचालय बनाना और पीने के पानी की सुविधा, स्ट्रीट लाइट, भित्ति चित्र आदि का निर्माण भी यहीं किया जाएगा. यह पहल अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने, पर्यटक को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा. श्री बद्रीनाथ धाम का कार्य 3 साल के समय में पूरा होने की उम्मीद है. क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLD के संस्थापक का निधन हो गया है. वो कौन थे? सही आंसर है B, अजीत सिंह. पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल RLD के संस्थापक और नेता अजीत सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया. वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे. अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री VP सिंह के अधीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री VP नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य किया था. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो हाल ही में पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इसका B, UK. G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन, UK में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी. इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस पायने ने भाग लिया. फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय बैठक सितंबर 2020 में विदेश सचिवों के स्तर पर शुरू की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना के 1 वर्ष के भीतर ही इसे मंत्री स्तर पर बढ़ा दिया गया है.
इसकी 3 संयुक्त प्राथमिकताएं हैं जो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और बहुपक्षवाद हैं। G7 की बात करते हैं तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कुछ इस प्रकार हुआ था। 2019 में हुई आखिरी बैठक के साथ महामारी के बीच G7 विदेश मंत्रियों की बैठक समूह के विदेश मंत्री की पहली व्यक्तिगत बैठक है। G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। मेजबान राष्ट्र यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के महासचिव को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 5, फिच सॉल्यूशन का अनुमान FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर बताया है। सही आंसर होगा इसका A 9.5%। फिच सॉल्यूशन ने 2021 से 22, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि का 9.5% तक का अनुमान लगाया है। वास्तविक GDP में यह कटौती कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक और तेज उछाल के कारण लगाए गए राज्य स्तरीय लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अधिक आर्थिक क्षति के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में द बेंच नामक अपनी नई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है C, मेघन मार्कल। मेघन मार्कल 8 जून को द बेंच नामक अपनी नई पुस्तक जारी करेंगे, जो कि एक कविता से प्रेरित थी जो उन्होंने अपने पिता प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। रॉबिन्सन द्वारा वाटर्स कलर इंस्टॉलेशन वाली पुस्तक एक कविता के रूप में शुरू हुई है, जिसे मार्कल कहती हैं कि उन्होंने आर्ची के जन्म के बाद पहले फादर्स डे पर हैरी के लिए लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा B, गीता मित्तल। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए एयरलाइन 5 ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक रूप में घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान IAWJ के द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। ये मैक्सिको को मार्गरेटा लूना रामोस के साथ सम्मान साझा करेगी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुस्तक की स्थापना की। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। पुरस्कार IAWJ ने उनके योगदान को पहचानने के लिए एक सिटिंग सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में जस्टिस मित्तल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए एक स्वतंत्र स्वनियमित संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट्स कलेक्ट्स काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं। यह पद संभालने वाली पहली महिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष जो हैं वो वेनेसा रोइस हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो हाल ही में BRO का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है D, 7 मई। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया। BRO के महानिर्देशक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 मई 1960 में की गई थी। BRO के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह भारत के समग्र सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमाओं के साथ साथ अपग्रेड और बुनियादी ढांचे का सृजन भी करता है।
सड़क निर्माण के अलावा यह भारतीय सेना की राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। यह 53,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के लिए जिम्मेदार है। इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, ब्रिज निर्माण और रिसरफेसिंग शामिल है। यह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मैत्रीपूर्ण विदेशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के राजनीतिक उद्देश्यों में योगदान करता है। आपदा प्रबंधन 2004 में तमिलनाडु में आई सुनामी, 2005 में कश्मीर में आए भूकंप, 2010 में लद्दाख में बाढ़ आदि के बाद पूर्ण निर्माण कार्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 9, सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए $240 मिलियन का निवेश करेगा? सही आंसर है डी, यूके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII $240 मिलियन के निवेश के साथ यूनाइटेड किंगडम ने अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार कर रहा है। सीरम ने कोराजेनिक INC के साथ साझेदारी से पहले ही यूके ने कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेसल वैक्सीन के लिए अपने पहले चरण में परीक्षण शुरू कर दिया है। यह स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे बढ़ते क्षेत्रों में यूके में नए भारतीय निवेश के $553 मिलियन का हिस्सा था। SII की स्थापना 1966 में साइनल पूनावाला के पिता ने की थी। आदार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे और 2011 में कंपनी के CEO बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयस ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है बी, HAL। HAL को अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयल ने भारत में रोल्स रॉयल MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से रोल्स रॉयल और HAL भारत में अपनी दीर्घकालीन साझेदारी का हिस्सा करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। यह साझेदारी HAL के IMGT औद्योगिकी और समुद्री गैस टरबाइन प्रभाग के समग्र अनुभव का लाभ उठाएगी, जो भारतीय शिपयार्ड के साथ समुद्री गैस टरबाइनों पर काम करता है। MT-30 समुद्री इंजन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। MT-30 को दुनिया का सबसे अधिक बिजली सघन बेस्ट इन क्लास नौसैनिक गैस टरबाइन के रूप में पेश किया गया है, जो वर्तमान में 7 जहाज प्रकारों में विभिन्न प्रद्योतन व्यवस्थाओं में दुनिया भर में नौसेना कार्यक्रमों के साथ सेवा में है। MT-30 में भारतीय नौसेना के भविष्य के बेड़े में अगली पीढ़ी की सक्षमताओं को प्रदान करने की क्षमता है। MT-30 जहाज के पूरे जीवन में किसी भी बिजली की गिरावट के बिना 38 डिग्री सेल्सियस तक परिवेश के तापमान में 40 मेगावाट तक की अपनी पूरी शक्ति प्रदान कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो CMT जो है वो R माधवन है और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थापित है। रोल्स रॉयल के CEO जो है वो टॉर्स्टन मुरल ऑथवोस हैं और इसका संस्थापक जो है वो बेयर मॉर्टन BK AG हैं। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो UK में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट जो है इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।